वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 28 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए, तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अगर आपको समस्याओं का सामना करना है, समस्याओं से बाहर निकलना है, तो आपको समस्याओं को मुस्कुरा के स्वीकार करना पड़ेगा और उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। समस्याओं के ऊपर आप चिंता में रहेंगे, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, तनाव लेंगे, तो वह कार्य सफल नहीं होगा, ना ही आपको उसका कोई परिणाम मिलेगा। लेकिन आप मुस्कुरा कर अगर उस काम को करने के लिए निकल पड़ते हैं तो वो काम भी हो जाएगा और आप तनाव लेने से भी बच जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ अपने तनाव को भी जरूर मैनेज करें। ये बहुत बड़ी समस्याएं बन गई है छात्रों के साथ तनाव। तो जो है तनाव को भी आप अपने मैनेज करें, पर्याप्त नींद लें, जो एक्टिविटी भी करें अन्य अदर अपनी पढ़ाई के साथ, और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के संघर्ष को झेलते हुए आगे निकल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में दुबई इंटरनेशनल, जो यूएई में है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे पहला स्थान मिला है व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में। 2025 के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट और किस आधार पर इन्हें जो निकाला गया है कि व्यस्त एयरपोर्ट है और ये विश्व के सर्वाधिक 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, तो इनका आधार है एयरपोर्ट पर बैठने की क्षमता। एयरपोर्ट पर जो यात्रियों की बैठने की क्षमता है उसके आधार पर इसे निकाला गया है, जो एयरपोर्ट पर बैठने की क्षमता है यात्रियों की। दुबई एयरपोर्ट है, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह पहले स्थान पर रहा है। और जो सेकेंड स्थान को रहा है तो अटलांटा यूएसए का जो एयरपोर्ट है यह दूसरे स्थान पर रहा है। जो है कई वर्षों से अटलांटा जो यूएसए का एयरपोर्ट है यह पहले स्थान पर था, पर इस बार जो दुबई एयरपोर्ट है पहले स्थान पर रहा है। और भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है ये कौन से स्थान पर है? तो भारत का 8वां क्रम है दिल्ली एयरपोर्ट का। इसमें यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की, तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, दिरहम यहाँ की करेंसी है, और 7 रियासतों से मिलकर जो यूएई का निर्माण होता है। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये यूएई दुबई में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन बने? तो जय शाह इसके प्रमुख बने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा NASAMSR अर्थात जो नेवी एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ और जो भारतीय नौसेना के द्वारा। NASM और DR इसकी टेस्टिंग की गई है डीआरडीओ के द्वारा। और कहाँ इसकी टेस्टिंग की गई है? तो चांदीपुर जो रेंज है उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज पर इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। और इसका फुल फॉर्म नेवी एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसका फुल फॉर्म है नेवी एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। और भारत की फर्स्ट यह जो है नेवी एंटी शिप मिसाइल है, अर्थात इसको जल से भी छोड़ा जा सकता है। समुद्र से उड़ान भरने की क्षमता इसके अंतर्गत है। और फायर और फॉरगेट के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, दागो और भूल जाओ। और इसकी गति कितनी है? तो सब सोनिक इसकी गति है, अर्थात जो ध्वनि की गति है उससे इसकी कम गति होने वाली है। तो 0.8 मैक जो इसकी गति होने वाली है मिसाइल की। डीआरडीओ के बारे में अगर देखें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बलश्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है डीआरडीओ का। इसके प्रथम हेड कौन थे? तो दौलत कोठारी जी पहले हेड बने थे। वर्तमान में इसके हेड समीर जी कामत है। अगर रक्षा संबंधित, डिफेंस से संबंधित कुछ प्रणालियों की बात करें, समर यह कैसी है? तो वायु रक्षा प्रणाली है भारत की समर, और इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आकाश मिसाइल इसमें उपयोग की गई है। वशारोद यह कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, वशारोद यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। गौरव यह ग्लाइड बम है, फेंक कर मारने वाला बम है गौरव। रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी हमारी? तो रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अस्मी क्या है? सब मशीन गन है अस्मी। जोरावर क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है। स्वदेशी हल्का टैंक क्या है? जोरावर है। और अभी एक और नागशस्त्र फर्स्ट का भी सफल परीक्षण किया था, यह क्या है? तो यह ड्रोन है। नागशस्त्र फर्स्ट क्या? आत्मघाती ड्रोन है। आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागशस्त्र फर्स्ट है आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट
फार्म वाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? तो प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स कहाँ पर विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में इसे विकसित किया गया है। और किसकी सहायता से? माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स यह लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और AI आधारित जो है प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो जो बारामती महाराष्ट्र में, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स का? तो फार्म अर्थात जो कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका यूज़ करना, कृषि के क्षेत्र में AI का यूज़ करना इसका उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में लागत को कम करना, उर्वरक का जो उपयोग है इसे कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना, जो उत्पादकता है उसे बढ़ाना, और जल का यूज़ है, पानी का यूज़ कम करना, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स जो सिद्धांत है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, इस सिद्धांत को अपनाना इसका उद्देश्य होने वाला है। बारामती महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स को लॉन्च किया है और किसके सहयोग से बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर AI की बात करते हैं तो AI का जो अभी तीसरा सम्मेलन होने वाला है 2025 में, कहाँ पर होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था AI के ऊपर, ये कहाँ पर हुआ था? ब्लेचले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्लेचले में हुआ था। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। और सेकेंड वाला अभी कहाँ पर हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सह अध्यक्षता की थी? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। तीसरे क्रम का कहाँ पर हुआ था? तो थर्ड क्रम का सियोल में, जो दूसरे क्रम का है कहाँ पर हुआ था? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। जो दूसरा है यह सियोल में होता है, और जो तीसरा है ये कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस फ्रांस में हुआ है। और यहाँ पर पेरिस फ्रांस में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सह अध्यक्षता की थी। और चौथा कहाँ पर होने वाला है 2025 में? तो यह भारत में आयोजन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो सम्मेलन है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता, एशिया की फर्स्ट हाइपरलूप प्रतियोगिता, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। और IIT मद्रास की हेल्प से इसे बनाया गया है या इसकी टेस्टिंग की गई है। लॉन्च किसने किया है इसे, हाइपरलूप प्रतियोगिता को? तो लॉन्च जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और सहयोग किसने किया है? तो जो हमारा रेलवे विभाग है इसके द्वारा में सहयोग किया गया है एशिया की फर्स्ट हाइपरलूप प्रतियोगिता के लिए। हाइपरलूप प्रतियोगिता क्या रहेगी? तो यह एक प्रकार का आप जो निर्वात ट्यूब मान सकते हैं, यह आप एक ट्यूब मान सकते हो। और इसमें जो है यह बकेट है, या जो एक आपको कुछ बॉक्स है जहाँ पर यात्री बैठेंगे, और इसके अंदर निर्वात होगा। अर्थात इसके अंदर जो बॉक्स है इसके अंदर तो जो है यह निर्वात नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, लेकिन इस लूप में जो निर्वात होगा। और जो वायु है, वायु यहाँ पर नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ अवरोध नहीं होगा। तो अवरोध नहीं होने के कारण ये स्पीड से या जो बिना घर्षण के काम करेगा। तो इसकी टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति हॉर्स हो सकती है हाइपरलूप ट्रैक की। तो मद्रास जो है IIT मद्रास है, इसकी हेल्प से अभी इसे लॉन्च किया गया। निर्वात वैक्यूम में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी, और 50 किलोमीटर की दूरी में अभी इसे टेस्टिंग किया गया है निर्वात ट्यूब को, या निर्वात जो यह नली है इसमें जो यह यात्री बैठेंगे इस बॉक्स में, तो इसका अभी सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज़ कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने कौन सा दूसरे पिंक लेडीज़ कप में तीसरा स्थान हासिल किया है। क्रम इसका दूसरा है, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और कुल इसमें 4 टीमें थी। पिंक लेडीज़ कप 2025 सेकेंड क्रम था यह इसका, और फुटबॉल से संबंधित यह प्रतियोगिता थी। और होस्ट इसका UAE था। UAE को जो शारजहाँ शहर है यहाँ पर इसका आयोजन होता है, UAE के शारजहाँ में। कुल टीमें 4 थी, जिसमें भारत का स्थान तीसरा आया है। तो भारत की रैंक कौन सी रही है? तीसरी रही है। इसमें दक्षिण कोरिया, रूस, भारत और जॉर्डन, इन 4 देशों की टीम के मध्य हुआ था पिंक लेडीज़ कप 2025। भारत की टीम का उपनाम क्या है यहाँ पर इस टीम का? पिंक लेडीज़ कप 2025 का, या पिंक लेडीज़ जो है प्रतियोगिता हुई है इसमें जिस टीम ने भाग लिया है इसे ब्लू टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है भारत की टीम को। और भारत किससे हारा था? तो जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया से हारकर भारत तीसरे स्थान पर रहा है पिंक लेडीज़ कप 2025 में। अगर बात करें UAE में किसका आयोजन होता है, तो महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर? UAE में हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा था? तो न्यूजीलैंड इसका विजेता रहता है महिला T20 कप का। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो यह
यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और भारत यहाँ पर विजेता रहता है। और किसे हराकर जीता था, तो जो है जो किसे हराकर जीता था, तो जो दक्षिण अफ्रीका है इसे हराकर भारत ने जो है वर्ल्ड कप जीता था, जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया, इसे आरबीआई के द्वारा। जारीकर्ता कौन है, आरबीआई है। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका अर्थ क्या है, तो सार्वजनिक व्यय का उपयोग कुशलतापूर्वक करना, अर्थात जो धन है सरकार के पास, जो आय से धन आता है, अर्थात यह आम लोगों का, जो आम जनता है उनका पैसा है, जो जीएसटी कलेक्शन या जो कर के रूप में यहाँ पर लोग अपनी जो है पूंजी को देते हैं सरकार को, तो उनका जो धन है सरकार के पास, सार्वजनिक व्यय का धन है, उसका उपयोग कुशलतम हो सके, दक्षतापूर्वक हो सके और गुणवत्तापूर्वक हो सके, इसके लिए आरबीआई इसे जारी करता है। तो अर्थ क्या है इसका, सार्वजनिक व्यय का जो उपयोग है वह कुशलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक किया जाए, जो पब्लिक फंड है इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सके, इस आधार पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस इंडेक्स को जारी करता है। 1951 का जो है आधार वर्ष माना जाता है, अर्थात इसकी तुलना में बताया जाता है कि कितनी अच्छी गुणवत्ता, बेहतर दक्षता के साथ धन को खर्च किया गया है सरकार के द्वारा। तो 2024-25 में जो सबसे बेहतर दक्षता और प्रबंधन के साथ धन को खर्च किया गया है। तो अभी तक का जितने भी वर्षों का यह सूचकांक आया, इसमें कहा गया है कि 2024-25 में सबसे बेहतर दक्षता के साथ और प्रबंधन के साथ जो है धन को खर्च किया गया है। आरबीआई की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 1934 का एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। इसके पहले हेड कौन थे, तो जो पहले हेड थे ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारतीय पहले हेड कौन थे, भारतीय पहले इसके हेड बने थे, तो यह सीडी देशमुख जी है। 26वें गवर्नर कौन बने अभी आरबीआई के, तो संजय मल्होत्रा जी 26वें गवर्नर बने। और 25वें इनसे पहले कौन थे, तो शक्तिकांत दास जी के स्थान पर संजय मल्होत्रा जी आए हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें इसकी, तो इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में जो कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका लोगो अगर देखोगे आप, तो ताड़ का वृक्ष और जो रॉयल बंगाल टाइगर है आपको इसके लोगो में दिखाई देंगे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और अगर बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और ये हमारा केंद्रीय बैंक है। इसने पाकिस्तान के मुख्य बैंक जो बर्मा है, जो म्यांमार के, उसके जो मेन बैंक या जो है मुख्य बैंक के रूप में कार्य किया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है और 2 वर्ष में एक बार इसे जारी किया जाता है। सशक्त भारत द्विवार्षिक पत्रिका है यह, और हिंदी में इसे जो है हिंदी में यह लॉन्च होती है या हिंदी में इसका विमोचन किया गया है और रक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। पहली बार इसे इस बार लॉन्च किया गया है, 2 वर्षों में एक बार जारी की जाएगी और पहली बार इसे लॉन्च किया गया है सशक्त भारत द्विवार्षिक पत्रिका को। और इसमें क्या वर्णन होगा, तो जो सशस्त्र बल के, जो हमारी सेना के सशस्त्र बल के कर्मी हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के जो हमारे जवान हैं सशस्त्र बल में कर्मियों की, उनकी वीरता और बलिदान की जो कविता हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जो हमारे वीर सैनिक हैं उनकी जो कविता है, उनकी जो वीरता या बलिदान के संघर्ष से उनको इसमें शामिल किया जाएगा। हिंदी का पहला अखबार कौन सा था हमारा, तो जो उद्दंड मार्दंड है हिंदी का पहला अखबार था। और जो पंडित जुगल किशोर जी इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था या इन्होंने प्रकाशित किया था जो पहला अखबार था उद्दंड मार्दंड को। भारत का फर्स्ट अखबार कौन सा था, हिंदी अखबार तो उद्दंड मार्दंड था, लेकिन भारत का फर्स्ट अखबार कौन सा था, यह बंगाल गजट था। और जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, या जेम्स अगस्त हिक्की है इनके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट को, और भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है, तो बिहार से जारी की गई है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री किसान निधि है, जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि है, इसकी 29वीं किस्त जो 19वें नंबर की किस्त है 19वें नंबर की किस्त जारी कर दी है। और इससे
कितने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, तो 9.8 करोड़ किसानों को जो है राशि हस्तांतरण की गई है और उनके खाते में डायरेक्ट प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है इस राशि का। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें जारी की जाती है या 3 किस्तें दी जाती है, एक वर्ष में जो कुल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत। कब यह प्रारंभ होती है, तो 24 फरवरी को प्रारंभ होती है। और कहाँ से प्रारंभ की गई थी किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है इसे, तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। अगर मोतीहारी की बात करें तो स्वदेशी मोतीहारी की बात करें अगर, तो स्वदेशी नस्लों मोतीहारी में जो बिहार का मोतीहारी है, यहाँ पर स्वदेशी नस्लों की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसके साथ ही जो मोतीहारी है बिहार का, यहाँ पर स्वदेशी नस्लों की जो उत्कृष्टता केंद्र है इसकी स्थापना की गई है। और अगर बात करेंगे बरौनी एमपी में, मध्य प्रदेश में बरौनी स्थान है, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो मोतीहारी में स्वदेशी नस्लों की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है प्रधानमंत्री ने, और बरौनी मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पाद संयंत्र की स्थापना की गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है यह संजीवनी बीमा योजना, और इसके तहत जो दुर्घटना है उसके आधार पर 1 लाख से 1.3 लाख दुर्घटना बीमा है कवर किया जाएगा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कूली बच्चे उनके दुर्घटना होने पर इसके लिए प्रारंभ किया गया है। अर्थात अगर उनकी दुर्घटना होती है तो उन्हें 1 लाख रुपए से जो 1.3 लाख रुपए तक की जो है राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। 26 फरवरी 2025 को इसको उदयपुर राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें राजस्थान में ही इस बार जीएसटी समिट का आयोजन हुआ है। जीएसटी समिट का आयोजन अभी कहाँ हुआ था, तो यह राजस्थान जैसलमेर में हुआ था। जीएसटी भवन का निर्माण कहाँ पर होगा? उदयपुर में होगा राजस्थान में। और आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो राजस्थान जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर? मुंबई में किया है या इसका उद्घाटन किया है? भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री है, और मुंबई में इसका उद्घाटन किया है भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस का। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो विकासशील भारत का 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की राह। विकासशील भारत का 2047 तक का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की राह, इसकी थीम रखी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस का? तो इसका उद्देश्य कि आप भारत में आइए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ करिए, या मेक इन इंडिया के तहत भारत में जो है वस्तुओं का निर्माण कीजिए। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो योजनाओं का लाभ लीजिए और स्टार्टअप प्रारंभ करिए, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करिए। ये इसका उद्देश्य होने वाला है। और इसकी थीम क्या है? 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की राह, विकसित भारत के लिए। अब हम वन लाइनर में प्रश्न देख लेते हैं। तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में किया गया शामिल। तो 6ठी कक्षा तक के बच्चों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है तेलंगाना द्वारा। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किया सम्मानित। तो आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में योगदान देने वाले जो संस्थान हैं उनके लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी जरूर छोड़िएगा, कोई भी प्यारा सा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण किसने बनाया है? तो यह भारत के द्वारा बनाया गया है। चंद्रयान 3 जो हमारा गया था साउथ पोल पर, उसके आंकड़ों का उपयोग करते हुए। अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैव विविधता संबंध केली फंड कहाँ हुआ है? तो केली फंड का आयोजन अभी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? केली फंड का तो इटली से लॉन्च हुआ है, और जैव विविधता से संबंधित है यह। चर्चा में रहे बायोटिक मून लैंडर एंथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो प्राइवेट कंपनी है यूएसए की इंटीग्रेटिव मशीन कंपनी, इसने एंथेना मून लैंडर को लॉन्च किया है। और यह जो इंटीग्रेटिव मशीन है यही जो है चंद्रमा पर पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना जो लैंडर है या जो रोबोट है यह भेजा था, और उसका नाम क्या था? ओडिसियस जो है यह इसके द्वारा भेजा गया था।
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किसने प्रारंभ की है? तो एएमएफआई के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल है, जो वित्तीय है, जो वाणिज्यिक संबंध है, उससे संबंधित है यह योजना। 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रुस्कुलिया बीच कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है और यही यह जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, तो भीतरकनिका के पास में ही यह स्थित है, जहाँ पर ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है गहीर माता, और जो कौन सा गहीर माता और जो आपका ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है स्थान यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना। रुस्कुलिया बीच कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है गहीर माता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? तो हार्ट लैम्प का संबंध कन्नड़ भाषा से है। वर्ष 2025 के महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलीबोर स्वर सिन्हा का संबंध किससे है? तो यह चेक गणराज्य के रहने वाले और महाराष्ट्र ओपन जीता है इन्होंने। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 2025 में 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वेब्स कहाँ विकसित किया गया है? तो इसे कहाँ पर विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में मुंबई में इसे विकसित किया गया है। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो यह जो हमारा रक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने PM सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है? तो कहाँ से जारी की है? इसे बिहार जो है यहाँ से जारी की है प्रधानमंत्री किसान निधि की 19वीं किस्त। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार के द्वारा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ? मुंबई में किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।